बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है कर्टोसिस। कर्टोसिस हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताने के लिए होती है। इससे पहला लेक्चर था मेरा स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों रिलेटेड है। मींस ये दोनों ऐसी टर्म्स हैं हमारी जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के बारे में बताती है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन किस शेप की है। अच्छा, हमने जो स्क्यूनेस में पढ़ा था तो स्क्यूनेस में हमने देखा था कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप अगर हम ग्राफिकली देखें तो इस किस्म की पता चलता है, सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। जब हम कर्टोसिस पढ़ते हैं तो कर्टोसिस हमें बताता है पीकनेस के बारे में कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की पीक कितनी बनी हुई है। मींस आप अगर ग्राफ ड्रा करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो ग्राफ ऊंचाई पे जाता है या इस तरह से फ्लैट हो जाता है। बिल्कुल इस किस्म की जो वो शेप बता रहा होता है वो आपको कर्टोसिस बताता है। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन आती है उसकी डेफिनेशन में है कि डिग्री ऑफ पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ यूनिमॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व। एक आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व ड्रा की, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या यानी जो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सिर्फ मॉड एक ही हो, एक से ज़्यादा मॉड ना हो। जब हमारा इस किस्म का ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ हर पॉइंट पर अपनी शेप चेंज कर रहा होता है और इसका एक ही पीक वाला पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उस पॉइंट के बाद ये वेरिएशन आ जाती है और ये फिर चेंज हो जाता है पॉइंट इसका। ठीक है, तो इसी वजह से इस किस्म के जो ग्राफ होते हैं उनका मॉड एक ही होता है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इसका मॉड बन रहा होता है। यानी अगर हम ये मैंने 3 किस्म के देखें ग्राफ की आपको यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं आपको समझाने के लिए। ये 3 किस्म के ग्राफ हैं लेकिन इनका मॉड जो होगा वो सिंगल मॉड है। मॉड बिल्कुल वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे ग्राफ की ऊंचाई है, क्योंकि जो आपके ग्राफ की ऊंचाई होती है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की वजह से जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे ये देखें 2 साइड होते हैं इस तरीके से। एक हमारा एक्स साइड होता है, एक हमारे वाई साइड होती है। एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज़ लेते हैं, अपनी कोई भी वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, और इधर वाई एक्सिस पे हम क्या ड्रा करते हैं, फ्रीक्वेंसीज ड्रा कर रहे होते हैं। इधर हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी जितना हमारा ग्राफ ऊपर जाता है, जितना हमारा ग्राफ ऊंचाई पे जा रहा होता है, इसकी पीक बढ़ रही होती है, उसी तरीके से इसका मतलब ये होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इस नंबर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हमारा मॉड है या मीन है तो इस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला नंबर बहुत टाइम आ रहा है। फ्रीक्वेंसी तादाद को कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आपकी इस पॉइंट पे तादाद सबसे ज़्यादा है। अब ये कर्टोसिस आपका मकसद क्या होता है निकालने का? बेसिकली तो ये आपको ग्राफिक ये बता रहा है ग्राफिकली कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है। आपकी अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे बगैर ग्राफ ड्रा किए, मींस आप जस्ट फार्मूले से आंसर दे सकते हो कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है, उसकी शेप बता सकते हो। वरना हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ता है, ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है ग्राफ ड्रा करने से। तो कर्टोसिस क्या करता है, ये आपको कुछ फार्मूले देता है और उन फार्मूलों की बेस पर आप ये बता सकते हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन किस शेप की बनेगी। ठीक है, अब ये जो शेप होती है इसका मैं आपको डिफाइन कर दूं। ये शेप आपको क्या कह रही है, क्या बता रही है? मींस यहाँ पे मैंने 3 शेप बनाई है इस तरीके से। देखें, ये ग्राफ की 3 शेप्स बनी हुई हैं। ये जो हमारी शेप होती है ग्राफ की जो सबसे ऊपर जा रही है, यानी सबसे ऊंचाई पर है, इसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। यानी इनके नाम होते हैं, तीनों ग्राफ के नाम हैं। इसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। ये जो हमारी मिड में होती है यानी बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है, और इसके अलावा नॉर्मल नॉर्मल शेप जो होती है हमारी बिल्कुल, इसको हम कहते हैं मेसोकर्टिक। ठीक है, और जो बिल्कुल इस तरह से हमारा अगर ग्राफ हो जो कि फ्लैट हुआ हो, बिल्कुल फ्लैट, इसको हम कह रहे होते हैं प्लेटिकर्टिक। यानी ये 3 शेप होती हैं कर्टोसिस की। ये 3 टाइप होती हैं। इन 3 टाइप्स में से एक टाइप का कोई भी ग्राफ बनता है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व है जिसमें सिर्फ एक मॉड है तो। अब इसका मकसद क्या है, लेप्टोकर्टिक क्या बताता है, मेसोकर्टिक। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक आ गई तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या समझ आएगा, क्या मकसद है कहने का? मकसद ये है कहने का कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है तो इसका मतलब है कि आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी मॉड या मीन, जहाँ पे सेंटर वैल्यू जो है आपकी, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तादाद है उनकी। आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मॉड वगैरह से, मीन से दूर नहीं है। आपकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो उसी के राउंड अबाउट हैं। ठीक है, इसका मकसद ये होता है। जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों की टेस्टिंग की। अगर मैं आप लोगों के टेस्ट लेती हूँ, टेस्ट लेने के बाद आपकी जो एवरेज आ गई वो 65 आ गई। ठीक है, एवरेज 65 है। तो अगर मेरे डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है,
आपके टेस्ट यानी आपकी जो टेस्ट का रिकॉर्ड आया है वो लेप्टोकर्टिक है, इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर 65 के ही इर्द गिर्द हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि बिलो बिल्कुल नीचे हैं या अबव 90 से ऊपर हैं या 80 से ऊपर जा रहे हैं। ये लेप्टोकर्टिक ये कह रहा होता है आपको कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सारी की सारी वैल्यूज़ के जो ये तादाद है वो आपके मीन के इर्द गिर्द है। मेसोकर्टिक का मतलब होता है, मेसोकर्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मींस हर वैल्यू यानी उसकी तादाद तकरीबन बढ़ रही होती है, जैसे मीन के जितने फासले पर है आपकी, जैसे मैंने स्क्यूनेस में बताया आपको ना, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने ये बात डिफाइन की है। मेसोकर्टिक का मतलब है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी ज़्यादा उसका बंच नहीं है, इसके गिर्द किसके गिर्द, आपके मीन के गिर्द, मतलब थोड़ी थोड़ी फैली हुई हैं। जिस तरह से अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपके टेस्ट का एवरेज निकल कर आती है 65, तो इसका मतलब होगा कि कुछ स्टूडेंट्स के नंबर 65 से आगे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नंबर 65 से पीछे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 30 की रेंज में जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 60 की रेंज में जा रहे हैं। मीन्स ये एक ऐसा नॉर्मल कर्व है जो कि आपकी सिमेट्रिकल को शो कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मली, इसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। और ये जो प्लेटिकर्टिक होता है, प्लेटिकर्टिक बिल्कुल एक फ्लैट टाइप कर्व बन रहा होता है। फ्लैट टाइप कर्व का मतलब होता है इसमें हर नंबर पे फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी तकरीबन सेम जा रही है। जो इस नंबर पे फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा इस नंबर पे आ गया, थोड़ा सा इस नंबर पे आ गया। तो प्लेटिकर्टिक का मतलब होता है कि अगर हमारे 10 स्टूडेंट्स के नंबर 20 की रेंज में हैं तो 10 के स्टूडेंट के नंबर 40 की रेंज में होंगे, या 15 स्टूडेंट्स के नंबर 60 की रेंज में होंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ऐसा होगा 10 स्टूडेंट्स के नंबर 70 की रेंज में आ जाएंगे, आगे चले जाएंगे। और फिर थोड़े से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत हाई मार्क्स ले रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा मकसद आपको ये क्लियर करना है कि स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज ना रहें। ये तो आपने समझने के लिए आपको ये यही काफ़ी है कि कर्टोसिस का मतलब है हम डिग्री मालूम करते हैं पीकनेस की या फ्लैटनेस की, कि कितना डिग्री है, कितनी फ्लैट है, कितना पीक है, हमारी जो शेप है। असल मकसद होता है कर्टोसिस का आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बता रहा होता है ये। ठीक है, अच्छा जी, और शेप किस तरह से बताएगा, ये 3 तरीके से बताएगा, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, यानी 3 टाइप्स होंगी इसकी कर्टोसिस की। अब ये तो हमारे पास आ गया ग्राफिकली, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होता है और फार्मूला हमारा मूवमेंट्स वाला यूज़ होता है, क्योंकि बेसिकली जो हम मूवमेंट्स यूज़ करते हैं, मूवमेंट्स हमें बता रहे होते हैं आपकी शेप के बारे में। जब मैंने मूवमेंट्स का लेक्चर भी दिया था तो ये बताया था आपको कि मूवमेंट्स की ज़रूरत ही हमें शेप के लिए पता चलती है कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसे है। इससे पहले हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो था वो हमें डाटा की वेरिएशन बता रहा था, शेप नहीं बताता। इसी वजह से हमने चारों मूवमेंट्स कैलकुलेट किए ताकि हम उन मूवमेंट्स को यूज़ करके शेप निकाल सकें। हम कर्टोसिस निकालते हैं और स्क्यूनेस निकालते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बता रही होती हैं। अब कर्टोसिस किस तरह से निकालेंगे, कर्टोसिस निकालने का फार्मूला B2 होता है। B1 हमने पढ़ा है स्क्यूनेस में, और B2 ये सैंपल के लिए B2 लिखते हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन के लिए इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं β2, पॉपुलेशन के लिए इसका β2 होता है। इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, जब आप सैंपल के लिए निकालते हैं तो सैंपल वाले मूवमेंट्स यूज़ करते हैं। इसमें फोर्थ मूवमेंट ऊपर रखा जाता है न्यूमरेटर में, और सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर नीचे रखा जाता है। ये इसका फार्मूला होता है। अगर ये पॉपुलेशन के लिए लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे μ4, क्योंकि पॉपुलेशन के मूवमेंट्स को हम म्यू से जाहिर करते हैं, μ2 का स्क्वायर, इस तरीके से ये लिखा जाता है। अब ये दो इसके फार्मूले होते हैं, B2 इज इक्वल टू M4 ओवर M2 का स्क्वायर। मीन्स हमें B2 निकालने के लिए M4 और M2 चाहिए होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, ये M4 यूज़ करेंगे। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहले आपने उसमें फाइंड आउट करना है, अगर आपसे कहा गया है कि जी कर्टोसिस बताएं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसे है या B2 निकालें, तो आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड आउट करना है M4 और M2, ये दोनों चीज़ें ढूंढनी है उसमें क्वेश्चन के अंदर चीज़ें। मैं ये भी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी कि अगर इस किस्म का क्वेश्चन है तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, और दूसरे मतलब चीज़ें किस तरह से उसमें से निकालनी है। तो आपने कैलकुलेट उसमें करना है फोर्थ मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट। ठीक है, फिर जब आपका फोर्थ और सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, इसके ऊपर कोई डैश नहीं लगा हुआ, डैश वाले फार्मूले नहीं यूज़ होते। डैश वाले फार्मूले मूवमेंट्स के होते हैं ऑर्बिट्री ओरिजिन या अबाउट ज़ीरो के, तो वो इसलिए निकाले जाते हैं ताकि उनको इस्तेमाल करके हम मूवमेंट्स अबाउट मीन निकाल सकें। ठीक है, अब ये मूवमेंट अबाउट मीन है, हमने ये दोनों मूवमेंट्स निकालने हैं, उन मूवमेंट्स की वैल्यूज पुट करनी है और फिर आंसर चेक करना है कि आपका आंसर क्या निकल कर आता है। ठीक है, अब फर्स्ट इसका जो B2 की वैल्यू है वो आपकी 3 में होगी। 3 का मतलब है कि अगर आपकी B2 की वैल्यू इक्वल टू 3 आती है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, तो आप कहेंगे कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक है।
अगर 3 से बड़ी आ जाती है आपकी वैल्यू तो आप कहेंगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोक्रेटिक है, और अगर आपकी 3 से लेस आ जाती है तो आप कहेंगे कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लैटिक्रेटिक है। मीन्स आपने अपने जो क्वेश्चन है उसमें इस फार्मूले को पुट करना है। ये फार्मूला होता है जो कि आपको बता रहा होता है कर्टोसिस के कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस होता है। इसी वजह से हम इसी फार्मूले से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारी कौन सी पीकनेस बन रही है ये, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो यूज़ होती हैं टर्म्स, मूवमेंट रेशियोज़, रेट्स और रेशियोज़। ये जो मूवमेंट रेशियोज़ या रेट्स हैं ये भी हम B1 और B2 को ही कह रहे होते हैं। ऐसे रेशियोज़ जिनको यूज़ कर, जिसमें हम मूवमेंट्स को यूज़ करें, वो वाले रेशियोज़ जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मूवमेंट रेशियोज़ कहलाते हैं। ये कौन कौन से रेशियोज़ होंगे हमारे, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ B1 और B2, ये दोनों जो हैं ये हमारे पास कहलाते हैं मूवमेंट रेशियोज़। ये हमारे पास होते हैं मूवमेंट रेशियोज़, क्योंकि ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि मूवमेंट्स को यूज़ कर रही हैं। B1 और B2, आपकी B1 का फार्मूला होता है m3 का स्केयर, ये थर्ड मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट का क्यूब, यानी ऊपर ये जैसे स्केयर आ रहा है तो नीचे सेकंड का क्यूब आ रहा है। और B2 का फार्मूला होता है हमारे पास m4 डिवाइडेड बाय m2 का स्क्वेयर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये हमारी कहलाती हैं मूवमेंट्स रेशियोज़, ठीक है। मूवमेंट को यूज़ करके जो रेशियो बनती है, यानी ऐसी रेशियोज़ जिनके अंदर दोनों के अंदर देखें मूवमेंट्स ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक। तो इनके अंदर अब फर्स्ट मूवमेंट हमेशा ज़ीरो होता है, m1 जो है वो हमारा हमेशा ज़ीरो निकलता है। इसी वजह से हम यहाँ पर उसको यूज़ नहीं करते, हम सेकंड मूवमेंट से ही अपना यूज़ स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें सेकंड और थर्ड मूवमेंट यूज़ हुए हैं, और B2 के अंदर सेकंड और फोर्थ मूवमेंट यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इन मूवमेंट्स को हम यूज़ करके क्या करते हैं, फिर उसके बाद मूवमेंट रेशियोज़ का आंसर निकालते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हम, ये हमारा क्या करता है, ये जो चीज़ होती है ये हमारी कहलाती है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ये हमें बताती है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। ये B1 क्या होगा, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, और जो B2 होगा वो हमारा कहलाएगा जी मेजर ऑफ कर्टोसिस। ये छोटी छोटी बातें अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर आपके MCQs में भी आ सकती हैं। BS लेवल के जो हमारे पास पेपर्स होते हैं BS लेवल पे, वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमें क्वेश्चन बाकायदा आता है कि क्वेश्चन में आप चेक करके बताएं जी B1 और आपका B2 क्या निकल कर आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके हैं मूवमेंट रेशियोज़। मैं आप लोगों को एक असाइन करती हूँ क्वेश्चन, जिसकी जो कि आप प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ करेंगे, कि प्रैक्टिस करने के लिए और एज अ असाइनमेंट भी। अब मैं आपको 4 टर्म्स निकाल कर दे रही हूँ। 4 टर्म्स मतलब 4 वैल्यूज़ देती हूँ। एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मूवमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि जी मूवमेंट्स अबाउट द मूवमेंट्स अबाउट 0.4 ये दिए गए, ठीक है। ये आपके पास है मूवमेंट्स अबाउट 0.4, आपके पास 4 मूवमेंट्स दिए हुए हैं। अब देखें, हमें एक तो इसी टर्म से आपने फ़ौरन समझ जाना है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मूवमेंट्स अबाउट किसी खास पॉइंट से हैं, 0.4 हैं, इसका मतलब है ये मूवमेंट्स अबाउट मीन नहीं है, ये मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है। तो जो भी टर्म हमें दी जाएगी वो हमें 3 वैल्यूज़ दे देते हैं। 3 वैल्यूज़ का मतलब है -1.5 पहली वैल्यू है आपके पास, उसके बाद है जी +17 आपके पास सेकंड वैल्यू है, और -30 आपके पास थर्ड वैल्यू है, और जी 108 आपके पास फोर्थ वैल्यू है, ठीक है। ये 4 हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब ये वैल्यूज़ चारों हैं, और ये वैल्यूज़ वो कह रहे हैं कि वो मूवमेंट्स हैं अबाउट 0.4, अबाउट किसी खास पॉइंट है। अबाउट ए हमारा मतलब इसमें क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसको हम शो किससे करेंगे, डैश वाले, यानी m1 डैश, m2 डैश, m3 डैश और m4 डैश। ये हमारे पास 4 डैश वाले मूवमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब आपने करना है, इसमें आपने निकालने हैं जी, कैलकुलेट करना है B1 और B2। ये आपकी असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ, आपने असाइनमेंट के लिए करना है। इसमें क्या निकालना है, इसमें आपने B1 और B2 निकालना है। अच्छा, B1 और B2 निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले जी, आपने मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालने होंगे। मूवमेंट्स अबाउट मीन का मतलब है m1 m2, तो आपने बाकायदा फार्मूले यूज़ करने हैं, जो कि मैं पिछले उसमें आपको सिखा चुकी हूँ मूवमेंट्स वाले लेक्चर में, कि 4 फार्मूले यूज़ होते हैं, और उन्हीं फार्मूलों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन निकाल सकते हैं। मीन्स हमारे पास अगर मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है, उन्हीं चारों फार्मूलों को यूज़ करना है, और उन चारों फार्मूलों को यूज़ करके आप क्या करेंगे, मूवमेंट्स अबाउट मीन निकाल लेंगे।
जब आपके पास मोमेंट्स अबाउट मीन निकल कर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उन मोमेंट्स अबाउट मीन को यहाँ पर पुट करना है। ये जो मैंने दो रेशोज बताई हैं आपको मोमेंट्स की, B1 और B2, दो मैंने आपको रेशोज बताई हैं, इन रेशोज में आपने पुट करना है। और पुट करने के बाद आपने आंसर देखना है कि आपका आंसर क्या निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर उसके बाद उसका आंसर चेक करके बताना है कि मुझे मेजर ऑफ स्क्यूनेस और मेजर ऑफ कर्टोसिस का दोनों का आपने आंसर निकाल कर मुझे बताना है कि जी इसका आंसर क्या निकल कर आता है। अब मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपने आंसर चेक करना है इसका, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है बेटा, मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इसकी, ये कर्टोसिस के टॉपिक की भी और इसके अलावा स्क्यूनेस के टॉपिक की भी। ये M1 डैश, M2 डैश, M3 डैश, M4 डैश दिए हुए हैं। इन डैश वाले फार्मूलों को, जो मैंने आपको मूवमेंट्स वाले लेक्चर में डैश वाले फार्मूले बताए हुए हैं कि उनको यूज़ करके आपने B1 और B2 यानी M3, M2 और M4 निकालना है, और फिर B1 और B2 के फार्मूले में पुट करके और आपने चेक करना है कि आइदर आपके आंसर ये आते हैं, आपके आंसर निकल कर आएंगे जी, B1 का आंसर आपका निकल कर आएगा 0.49 और B2 का आंसर आपके पास निकल कर आएगा 0.65। ये आपने कंफर्म करना है। ठीक है, B2 का आंसर क्या आएगा, 0.65 निकल कर आएगा, और B1 का आंसर निकल कर आएगा आपके पास 0.49। अब देखें, मैंने कैलकुलेशन आपको असाइनमेंट असाइन किया है कि जी आपने सारी कैलकुलेशन करके अपने असाइनमेंट पर लिखनी है। जब आपके पास ये आंसर निकल कर आ जाएंगे, यहाँ तक आपने पहुँच जाना है, जो मैं स्टेप बता चुकी हूँ उसी स्टेप से चढ़ते चढ़ते आपने ना। तो देखें B1 ये क्या है, 0.49, राउंड अबाउट 0 है या 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव स्क्यूड। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये पॉजिटिव स्क्यूड कहलाएगी, ये है पॉजिटिव स्क्यूड। हम कहेंगे हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्वेश्चन में असाइन की गई है ये हमारी पॉजिटिव स्क्यूड है अकॉर्डिंग टू B1। और B2 जो है वो हमारा क्या है जी, 0.65। 0.65 आपका यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि 3 के बराबर भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है 3 से छोटा है, ये क्या है आपका लेस देन 3 है। लेस देन 3 का मतलब है आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपकी प्लेटिकर्टिक। आपने ऐसे लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक, मीन्स आपने जस्ट B1, कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, आपने मूवमेंट्स को यूज़ करके इस बात का आंसर प्रोवाइड कर दिया कि जी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है। B1 और B2 दोनों मूवमेंट रेशियोज हमने यूज़ किए, दोनों मूवमेंट रेशियोज के जरिए हमने बता दिया कि एक तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड, और उसके अलावा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक है। मीन्स ये जो आपका, अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे इसका, तो ग्राफ ड्रा करने का क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब होता है कि इसकी इस तरह से शेप बनेगी, इसकी टेल जो है वो आपकी राइट साइड पर खिंच जाएगी, और पॉजिटिव स्क्यूड में ये जो उभार सा बनता है ये आपका लेफ्ट साइड पर होता है, टेल आपकी राइट साइड पर होती है। ठीक है, ये आप इस तरह से ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था जी कर्टोसिस का, यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और ये जो मैंने आपको असाइन किया है इसको आपने एज असाइनमेंट फिल करना है ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद क्वेश्चंस के साथ बताऊंगी कि अगर इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो आपने कौन सी वैल्यू डालनी है, किस तरह से आप सिमेट्रिकल और स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।